अमेरिका के सफ़ीर इसराइल में थे, हुका भी क्या उनका नाम है, उन्होंने रिसेंटली ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करते हुए एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि ये तो उनका डिवाइन राइट है। तो वो सोच वहाँ क्लियर है, जो कुछ उन्होंने सीरिया और लेबनान के साथ अभी भी कर रहे हैं, और ईरान के ऊपर हमला करने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो सऊदी अरब और कतर और यूएई का बहुत लिहाज रखेंगे। अभी सिर्फ उनको ज़रूरत पहले जहाँ अटैक करने की है वहाँ कर रहे हैं। कल बल्कि एक वो यूट्यूब के ऊपर एक बड़े नॉन वो एंकर हैं, मुझे उस वक्त नाम नहीं उनका जहन में आ रहा, तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में और कतर के अंदर उन्होंने मोसाद के एजेंट पकड़े हैं जो वहाँ बम प्लांट कर रहे थे, और उसको क्रिएट के करना था, क्योस क्रिएट करना था कि ईरान ने वो हमले करवाए हैं। आपका इसके ऊपर क्या तजिया? देखिए, मैं पहले तो जो आपने सवाल पूछा था कि इस जंग के मुहर्रिकात क्या हैं, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है हमारे नाजरीन के लिए समझना कि बिग पिक्चर क्या है। मसूद साहब ने बड़ी अच्छी तरह का एक्सप्लेन किया। मैं आपको एक और एंगल की तरफ इशारा करता हूँ। आपने पीट हेग्सेथ की स्टेटमेंट जो प्रॉफिटिक डिल्यूजन वाली उसने बात की है, जिस पे इस्लामिक वर्ल्ड में बड़ा गुस्सा है, मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। देखें, अगर उनके जो उन्होंने लॉजिक इस्तेमाल किया उसके हिसाब से तो इजराइल को न्यूट्रलाइज होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक ये क्लेम करते हैं कि इनको लैंड भी दी गई है, इनको ये हक भी दिया गया उस किताब के मुताबिक कि ये कत्ल आम कर सकें, और ये भी इनको हक मिला है कि जितनी मर्जी डिस्ट्रक्शन कर सकें। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, आप कुरान की तरफ देखें, सूरह अल-माइदा आई थिंक आयत नंबर 34 है, जिसमें एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। यानी कि कितनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन उसको कितने डिफरेंट तरीके से पेश किया जा रहा है। अब आप आइए देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम बिग पिक्चर क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, वहाँ से आप आएँ, इजिप्ट की तरफ आएँ, टर्की को लें, पूरा मिडल ईस्ट लें, उसके बाद आप ईरान की तरफ आएँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। दिस इज़ अ वेरी बिग लैंड मास, 1 बिलियन लोगों का ये वो लैंड मास है जिसके अंदर बेइंतहा पोटेंशियल है। इसके अंदर मतलब ना सिर्फ ये कि मौशी बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर लोगों का पोटेंशियल भी बेइंतहा है। ये वो चीज़ है जिसके अंदर इन्होंने एक कैओस का इंजन जो है वेस्टर्न पावर से रखा है, जिसका नाम है इजराइल। जब हम बात करते हैं ना कि ये एक अमेरिका और चाइना की जंग है, ये तो बहुत बाद की बात है। उससे बहुत पहले की उनकी जो दलीलें हैं वो इस पूरे लैंड मास है कि इस लैंड मास को उभरने नहीं देना चाहिए। अगर आपको याद हो सैमुअल हंटिंगटन की बुक 1997 की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें वो जब सब सिविलाइजेशन की बात करता है तो वो एक एक करके सबको रद्द करता है और फाइनली कहता है कि इट विल बी इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। और उसमें फिर वो कहता है कि साइनो भी शायद अल्टीमेटली इस्लाम के साथ मिल जाएगी। सो इसका मतलब है कि अमेरिका एक तीर में दो शिकार करना चाहता है, इस पूरा लैंड मास जिसको 1 बिलियन लोगों का है इसको, और साथ साथ चाइना को। नाउ दिस इज़ द बिग पिक्चर। अब आप जब इस पिक्चर को सामने रखते हैं और जो मसूद साहब ने बातें की हैं, तो उससे फिर आपको एविडेंट होता है कि जो ईरान में ये जो सब कुछ हो रहा है, जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं, वो वाले एनालिस्ट जो हमारे साथ सिंपैथेटिक हैं, वो भी जनरली लोकलाइज्ड किस्म की रीजंस देते हैं। फॉर एग्जांपल इस जंग की तावीलें वो देते हैं कि ट्रंप का अपना एक गरूर है जो वेनेजुएला के बाद पैदा हुआ, इसको इजराइल ने मजबूर किया, या फिर ये कि एप्स्टीन फाइल को कवर अप देना था, या ये कि उन्होंने इस जंग को अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और मिड टर्म इलेक्शन के लिए यूज़ करना था। तो ये सब बातें ज़रूर दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल जो मसला है जिसकी तरफ आपने शुरू में बहुत अच्छा इशारा किया कि ये जंग है बिटवीन दो नज़रियाती जंग है। ये इस नज़रियाती जंग में वो डिवीज़न क्रिएट करके एक एक मुल्क को खाते जा रहे हैं। अब अगर हमारे भी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ग्रुप्स बन के देखें, यूरोप ने हज़ारों साल की जंगों के बाद यूरोपियन यूनियन बना ली है, तो क्या मुमकिन नहीं है कि ये जो लैंड मास जिसका मैंने जिक्र किया है ये भी एक यूनियन हो, इंस्टेड के इसके अंदर ग्रुपिंग हो और वो ग्रुपिंग एक दूसरे के साथ झगड़ रही हो, जिसका अभी इन्होंने इशारा भी किया हुआ है। सो दिस इज़ द बिग पिक्चर। इसके तनाजुर में हमें इस सारे मार्के को जो भी हो रहा है इसको उस लिहाज से देखना चाहिए। एयर मार्शल शाहिद अख्तर साहब, ईरान की तरफ भी दोबारा वापस आऊँगा। मेरा अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत कंसर्न है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी एयरफोर्स और फ़ौज जाकर उनको मलिया मेट कर सकती है, कर भी रही है, कर भी सकती है, कोई उसमें शक नहीं है।
लेकिन दहशत गर्दी परमानेंट बेसिस के ऊपर रोकने के लिए या तो आपको कोई बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा पूरी अफगान बेल्ट के साथ, या तो वो इन्फोर्स करिए, बाई फोर्स यूज़ करिए, जितनी कुव्वत है इस्तेमाल करिए, लेकिन एक बफर जोन क्रिएट करिए जिससे ये दहशत गर्दों का स्पिल ओवर रुक जाए। अदरवाइज़ फिर हमें किसी और ब्रॉड बेस्ड अरेंजमेंट सऊदी अरब को, बाकी ममालिक को भी साथ इंगेज करके कोई और जो अवेलेबल ऑप्शन है उनको भी डिस्कस करना चाहिए। देखिए, बफर जोन क्रिएट करना मेरे ख्याल में कोई इतना आसान काम नहीं है। हमें इस इशू को, इसकी जो बेसिक्स हैं उनके साथ एड्रेस करना पड़ेगा। मैंने पहले आपसे बात की थी कि हमारे जो हुक्मरान हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, उनके अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग और एक शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि देयर इज़ ए कॉमन एनिमी और एक कॉमन फ्रंट हमें बनाना पड़ेगा। अब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम देख रहे हैं कि अफ़गान लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान की एनिमोसिटी जो बेसिकली ड्यूरेंट लाइन वाले इशू से स्टार्ट हुई है, उसको लेके इतनी आगे बढ़ गई है कि उसने उसके अंदर और एक्टर्स को बीच में इन्वॉल्व होने की इजाज़त दे दी गई है। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक थ्योरेटिकली तो एक बफर जोन एक क्रिएट होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम अफ़गान लीडरशिप को इस चीज़ पे कन्विंस करें कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ ही वाबस्ता है। देखें, जब बात हो रही थी कि चाबहार की पोर्ट, तो चाबहार की पोर्ट पे अगर एक कंटेनर उतरता था तो 5000 चमन के थ्रू जाते थे। वी नीड टू, अफ़गानिस्तान नीड टू रियलाइज दिस थिंग। मैंने पहले कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने ये कहा था कि चाइना हैज़ टू प्ले इट्स राइटफुल रोल, क्योंकि उसकी 2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट BRI में है, उसकी 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट CPEC में है। ये सारे रूट जो हैं इनको ने अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया भी जाना है, फिर इनको गल्फ़ जाना है, यूरोप जाना है, अफ्रीका जाना है, इनको हर जगह जाना है। सो इसका मतलब है कि हमें कुछ और एक्सटर्नल पावर्स, हमने देख लिया कि कतर और टर्की में शायद इतना ज़्यादा वो दमखम नहीं था, आई वुड से, कि वो इस इशू पे अफ़गान तालिबान को कन्विंस कर सकते। लेकिन हमें अल्टीमेटली इनको किसी न किसी तरीके से, चाहे हम ट्राइबल एल्डर्स को इन्वॉल्व करें, चाहे हम ट्रेडर्स को इन्वॉल्व करें, चाहे हम उन उधर के लोगों को ज़्यादा, जैसे हम जिरगा की बात करते हैं, वो पावर्स दें, हमें इसको इसकी बेसिक से देखना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ से हुई थी, फिर इसको आगे लेके चलना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को कहना चाहिए कि वी वॉन्ट टू सी यू प्रॉस्परस, हम आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। अब अगर ये स्पिरिट हो बिटवीन द नेबर्स, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। आई विश के जो तालिबान लीडरशिप है, पहली बात तो ये कि तालिबान लीडरशिप और अफ़गान अवाम, इनको हमें सेपरेटली देखना चाहिए। हमें कभी भी इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अफ़गान लोगों के एक तासुरात बहुत सारों के बिल्कुल डिफरेंट हैं। इस वक्त लीडरशिप के जो हैं एटीट्यूड और रवैया वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हमें अफ़गान लीडरशिप को अगर हम ऑन बोर्ड लेकर आते हैं तो वो लीडरशिप ऑटोमेटिकली फिर TTP को भी कन्विंस करेगी कि ठीक है, आप हमारे वॉर टाइम पार्टनर्स ज़रूर थे, बट वी कैन नॉट अलाउ यू टू गो ऑन, आप किलिंग फील्ड्स बनाते जाएं दूसरे एरियाज़ में जाके। बाकी ये जो बफर जोन्स की हम बात करते हैं, ये इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में लाना इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि दोनों तरफ के जो हमारा बड़ा एक, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बड़ा एक पेक्यूलियर बॉर्डर है। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर या पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक एक गांव जो है उसके अंदर डिविजन्स हुई हुई हैं। तो आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे इतने ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, अफगानिस्तान के हमारे साथ ज़्यादा हैं, तो उसमें इस किस्म के जोन्स क्रिएट करना जो है वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है।